जय हिंद साथियों, देसी पाठशाला 24 में आप सभी का स्वागत है। आज आ गए हैं एलपी टेक्नीशियन साइंस के क्वेश्चंस लेके, जो कि 10 अगस्त 2018 शिफ्ट 1 का होगा। जी हाँ दोस्तों, 10 अगस्त 2018 शिफ्ट फर्स्ट के क्वेश्चंस हो गए आज। और इसमें बता दें आपको कि इस साइंस के क्वेश्चंस इस शिफ्ट में 17 पूछे गए हैं। कितने? 17। 75 में से, किसमें से? 75 में से 17 क्वेश्चन किसके पूछे गए हैं? बस साइंस के पूछे गए हैं। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा कि साइंस का इंपॉर्टेंस CBT 1 में कितना है या पूरे ALP में कितना है। ठीक है दोस्तों, चलिए आज के वीडियो का पहला प्रश्न है, किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है? ऑप्शन सोडियम, दूसरा ऑप्शन है कॉपर, तीसरा ऑप्शन है आयरन, चौथा ऑप्शन है एल्यूमिनियम। देखिए एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम को काटा जा सकता है? बिल्कुल नहीं, एल्यूमिनियम नहीं काटा जा सकता है। एल्यूमिनियम का यूज कहाँ किया जाता है? एल्यूमिनियम का यूज किया जाता है किस पे? जो आपके खिड़की में जंगला वंगला लगता है वहाँ पे। क्यों? ये ऑक्सीडेशन एल्यूमिनियम जो ऑक्साइड बनाता है, इस पे जंग नहीं लगता है, इसलिए इसमें यूज किया जाता है। आयरन तो बहुत भारी जंग बना देता है, इसको भी नहीं काटा जा सकता, और ये ऑक्सीडेशन करता है। और ये क्या है? कॉपर का यूज करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे। किसका यूज करेंगे हम? सोडियम का। सोडियम क्या है? एक बहुत ही सक्रिय धातु है, बहुत ही सक्रिय धातु है। इसको चाकू से आसानी से काटा जा सकता है, इसको चाकू से काटा जा सकता है। सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 11। इसमें इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8 और 1। बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना होता है? 1। अर्थात इस पर धनावेश कितना होता है? 1 होता है। सोडियम बहुत ही सक्रिय धातु होता है। आई होप यह क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। हमारा प्रयास है कि आज इस शिफ्ट में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं सबको सॉल्व कर लें, अधिक से अधिक हल करने की कोशिश करेंगे। देखिए दूसरा प्रश्न है, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो यह किस दिशा में मुड़ती है? देखिए सघन से विरल माध्यम में प्रवेश करेगी, ये है विरल और ये है सघन, मान लेते हैं सघन। कोई प्रकाश है और कोई प्रकाश की किरण है, विरल से सघन में जाती है या सघन से विरल में जाती है। कोई प्रकाश की किरण है, सघन से विरल में जाती है या विरल से सघन में जाती है, तो क्या होती है? वो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में कोई प्रकाश की किरण जाती है तो वो क्या होता है? अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। प्रकाश जाती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। देखिए अपवर्तन जो होता है ऐसे आएगी, ये इधर ना जाके कहाँ जाएगी? अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। ये बोलता है, इसको बोलते हैं नॉर्मल। ये होता है अभिलंब। अपने मार्ग से क्या हो जाती है? अपने ये अभिलंब की ओर झुक जाती है। अब बता दें कि सघन माध्यम में तो झुक गई अभिलंब की ओर, इसमें इसकी चाल क्या हो जाएगी? धीमी हो जाएगी। सघन का मतलब क्या होगा? प्रकाश की चाल इसमें कम। विरल का मतलब प्रकाश की चाल क्या होगी? इसमें तेज होगी। अब देखिए दूसरा नियम कहता है कि जब सघन से विरल में जाता है, सघन से विरल, ये माध्यम 1 है और ये माध्यम 2 है, सघन से विरल में जाती है तो अभिलंब से क्या हो जाती है? दूर हट जाती है। क्या होती है? अभिलंब से दूर हट जाती है। अभिलंब से दूर हट जाती है। अभिलंब से क्या हो गई? दूर हट गई। इसका मतलब ये अभिलंब से दूर हुई और इसकी जो गति होगी, अभिलंब से दूर हो गई, इसकी गति क्या हो जाएगी? तेज हो जाएगी। गति कैसी हो जाएगी? तेज हो जाएगी। ठीक है, विरल माध्यम में। आइए ऑप्शन को पढ़ते हैं। अभिलंब की ओर तथा धीमी गति हो जाती है। अभिलंब की ओर झुकेगी तो गति धीमी होगी। कब? जब विरल से सघन में आएगी तब। लेकिन ये ऑप्शन क्या हो गया? गलत। पहला ऑप्शन गलत। दूसरा कहता है कि अभिलंब से दूर तथा गति बढ़ जाती है। अभिलंब से दूर, सघन से विरल में जाती है, अभिलंब से दूर, लेकिन गति क्या हो गई? बढ़ गई। ये ऑप्शन हमारा क्या हो गया? राइट आंसर हो जाएगा। अभिलंब से दूर तथा धीमी हो जाती है। अभिलंब से दूर तथा धीमी, दूर धीमी बिल्कुल नहीं। एक तीसरा ऑप्शन क्या है हमारा? तीसरा भी गलती है। और चौथा ऑप्शन क्या कह रहा है?
तो अभिलंब की ओर तथा गति बढ़ जाती है। अभिलंब की ओर आएगी तो गति क्या हो जाती है? धीमी। कब? विरल से सघन में आती है। तो आई होप ये क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। एक विलयन का पीएच मान 3 है। विलयन है, इसका पीएच मान कितना है? 3 है। जब पीएच मान बदलकर 6 हो जाता है, इसका पीएच मान बदलकर कितना हो जाता है? 6 हो जाता है, तब विलयन की H+ आयन की सांद्रता कितनी होगी? H+ जो आयन होगा इसकी क्या बतानी है? H+ आयन की सांद्रता क्या हो जाएगी? आइए दोस्तों समझते हैं। पीएच जो होता है पोटेंज ऑफ हाइड्रोजन। पीएच का फुल फॉर्म क्या होता है? पोटेंज ऑफ हाइड्रोजन। ये होता है -log x। x क्या है? विलयन की सांद्रता होती है। क्या होती है? x विलयन की सांद्रता। अब समझिए, पीएच ये हम 3 लेते हैं। पीएच की वैल्यू कितनी दे रहा है? 3 दे रहा है। एक नीचे होता है और एक ऊपर ऐसे होता है। पीएच इसकी वैल्यू कितनी दे रहा है? 3। अब सोचिए ज़रा, इसकी वैल्यू 3 कितनी आएगी? यहाँ पे बेस 10 होता है हमेशा। कितना होता है? बेस 10। अगर हम यहाँ पे 10 की घात यहाँ पे हम ले लें -3, समझिए ये लॉगरिथम का जो रूल होता है, पहले फार्मूला जो होता है log 10/10 का पावर अगर n है तो ये हो जाता है, ये आके इधर गुणा हो जाता है, ये उठ के इधर मल्टीप्लाई हो जाता है, n × log 10/10 ये हो जाता है हमारा। ठीक है, और log 10/10 की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है? 1 होती है। log 10/10 की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। आइए सवाल को सॉल्व करते हैं। तो देखिए दोस्तों, इसका pH कितना हो जाएगा? माइनस पहले से है, इसमें आएगा गुणा होगा तो -3 और log 10/10 इसकी वैल्यू हो गई 1। ठीक है, और ये कितना हो गया? मल्टीप्लाई 3 प्लस, इसका मतलब कितना हो गया हमारा? pH = 3 हो गया। देखिए दोस्तों, जो भी यहाँ पे पावर रहता है वो इधर आके मल्टीप्लाई कर दे। अगर पॉजिटिव है तो इसका pH मान निगेटिव हो जाएगा, अगर निगेटिव है तो यहाँ पे इसका pH मान क्या होगा? ये पॉजिटिव होगा। तो अब कह रहा है कि pH मान 3 से बदल कर कितना कर दिया गया? 6 कर दिया गया। तो 6, 3 था तो -3 था, इसकी सांद्रता कितनी थी? जब 3 था तो सांद्रता कितनी थी? x1 सांद्रता थी इसकी 10 की घात -3। -3 x की जगह पे क्या रखेंगे? -3। जब इसकी सांद्रता pH बढ़ गई 6, pH मान कितना बढ़ गया? 6 बढ़ गया, तो इसकी सांद्रता कितनी हो जाएगी? x2 10⁻⁻6। अब कंपेयर कर दीजिए क्या होगा? 6 से बढ़, ये कितना? 3 था तो बढ़ गया कितना? कंपेयर कर दीजिए, 10⁻⁻6 डिवाइडेड कितना? -3। ऊपर जाएगा, घटेगा, कितना हो जाएगा? 10⁻⁻3। इसका मतलब क्या होता है? 1000 गुना। 1000 गुना क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ये ना 1000 गुना क्या हो गया? कम हो गया। जब pH मान 3 से बढ़ेगा 6 आएगा तो 1000 गुना इसका मान क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। आइए ऑप्शन को पढ़ते हैं। 3 गुना बढ़ जाती है, 3 गुना बढ़ जाती है, बिल्कुल नहीं बढ़ती है। 1000 गुना कम हो जाती है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अगला 2 गुना बढ़ जाती है तथा 100 गुना बढ़ जाती है। ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा हमारा? ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं ये भी प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। किसी प्रकार का अगर डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में आप हमसे पूछ सकते हैं। पूरी कोशिश करेंगे आपके सवालों का जवाब देने के लिए। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, ओजोन के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं? ओजोन के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं? ओजोन ओजोन का सूत्र क्या होता है? ओजोन का सूत्र होता है दोस्तों O3। मतलब इसमें ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं? 3। ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं? 3। ये एक अणु है, अणु और परमाणु है, अणु और ये है परमाणु। परमाणु को बोलते हैं एटम और अणु को बोलते हैं मॉलिक्यूल। क्या बोलते हैं दोस्तों? प्रकार के परमाणु क्या होता है? स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ सब्सटेंस होता है, पदार्थ का सबसे छोटा पार्टिकल, सबसे छोटा कण क्या होता है? परमाणु होता है। देखिए परमाणु जैसे O है, O क्या है? परमाणु है। एक यहाँ लिख दिए, ये भी एक परमाणु है। 2 लिख दिए, 2 परमाणु है। 3 लिख दिए, 3 परमाणु है। जितना लिख देंगे ये परमाणु हो जाएगा। तो इसमें ऑक्सीजन के कितने परमाणु हो जाएंगे? ऑक्सीजन के 3 क्या हो जाएंगे? 3 परमाणु हो जाएंगे। अणु के बारे में बात करें, अगर ये O लिखे हैं, इसी के पहले हम 2
O लिख दें, 2O मतलब ऑक्सीजन के 2 अणु हो जाएंगे, एक ऑक्सीजन और एक ऑक्सीजन मिलके कितना ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन, ये क्या हो गया, अणु हो गया। ठीक है, अणु और परमाणु को पहचानने का तरीका क्या है, ये हमारा तरीका है क्या, पीछे लगा है तो पीछे लगा है तो परमाणु, आगे लगा है तो अणु, आगे लगा है तो क्या हो जाएगा, अणु, पीछे लगा है तो परमाणु, आगे लगा है तो अणु। अब बता दीजिए, ये हम लिख दें कि ये है सोडियम, सोडियम 2, ये क्या है, पीछे लगा है ना, तो इसका मतलब 2 क्या हो जाएगा, ये परमाणु हो जाएगा। अगर हम लिख दें इधर कि 2Na, मतलब क्या, सोडियम के 2 अणु हो जाएंगे। आगे बात समझ में। इसी तरह से हाइड्रोजन ले लेते हैं, हाइड्रोजन H2 लिख दिया, ये क्या, इसका मतलब हाइड्रोजन के 2 परमाणु हो गए, क्यों, क्योंकि पीछे लगा है। अगर एकदम 2H लिख दिया, इसका मतलब क्या, ये आगे लगा, ये क्या हो गया, हमारा अणु हो गया। आई होप अणु और परमाणु को आप आसानी से पहचान लेंगे। ठीक है, चलिए, तो इसमें इस सवाल का आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ओजोन। ओजोन क्या होता है, ऑक्सीजन का अपरूप होता है, ऑक्सीजन का क्या होता है, ये अपरूप होता है, ऑक्सीजन का अपरूप होता है। ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो होती है वो ओजोन परत को क्या करती है, बहुत ही क्षति पहुंचाती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जब किसी संकुचित स्लंकी को छोड़ा जाता है तो स्थितिज ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित करती है। स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा मतलब mgh, ये क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी। कौन सी एनर्जी होती है, पोटेंशियल एनर्जी होती है। पोटेंशियल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करता है, स्लिंकी। स्लिंकी देखें, स्प्रिंग टाइप का, जैसे छोड़ेंगे सूं जैसे भग जाता है, इसे एकदम भग जाता है ना, पूरा इसे मतलब चलते घूमता फिरता रहता है। इसे स्प्रिंग नहीं होता है, जैसे छोड़ते हैं पूरा इसे ऊपर नीचे होता रहता है, तो स्लिंकी होता है। तो बताइए, ये जब छोड़ा जाता है तो स्थितिज ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित करता है, यांत्रिक ऊर्जा में। यांत्रिक ऊर्जा में स्थितिज और गतिज दोनों आती है। उसमें ऊर्जा, उसमें तो आएगा नहीं। रासायनिक ऊर्जा, रासायनिक में नहीं। ऑप्शन नंबर कौन सा है हमारा, डी। ऑप्शन नंबर डी क्या है, गतिज ऊर्जा में। इसमें उसमें गति आ जाती है, क्या आ जाती है, गतिज ऊर्जा आ जाती है। मतलब काइनेटिक, मतलब काइनेटिक एनर्जी वो क्या होती है, हाफ mv² ड्यू टू मोशन। इस मोशन के कारण इसमें क्या आ जाती है, गतिज ऊर्जा। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, बहुविखंडन द्वारा उत्पन्न होता है। प्लेनेरिया, प्लाज्मोडियम, राइजोपस और खमीर। बहुविखंडन, बहुविखंडन द्वारा क्या होता है दोस्तों, प्लाज्मोडियम जो होता है, प्लाज्मोडियम, ये बहुविखंडन द्वारा क्या होता है, उत्पन्न होता है। बहुविखंडन द्वारा उत्पन्न होता है। प्लाज्मोडियम जो होता है ये बहुविखंडन द्वारा उत्पन्न होता है। ये क्या होता है, ये परजीवी होता है। ये क्या होता है, परजीवी होता है, परजीवी। ठीक है, ये परजीवी होता है। एक कोशिकीय होता है और यूकैरियोटिक होता है। यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक। यूकैरियोटिक होता है, प्रोकैरियोटिक में क्या होता है जी, इसमें जो न्यूक्लियस होता है वो पूर्ण रूप से विकसित नहीं होता है, और ये यूकैरियोटिक में न्यूक्लियस विकसित होता है। ये क्या है, एक कोशिकीय है और ये परजीवी होता है। ठीक है, यूकैरियोटिक एक कोशिकीय परजीवी होता है। प्लाज्मोडियम। प्लेनेरिया की बात कर लें, प्लेनेरिया खारे और मीठे पानी की तालाब में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, प्लेनेरिया खारे और मीठे पानी की तालाब में पाया जाता है। ठीक है, ईस्ट का प्रयोग कर आटा गूंथते हैं, ईस्ट का प्रयोग कर किया जाता है, खमीर बोलते हैं इसको। होंगे ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर बी इज क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। खाद्य पदार्थों का ऑक्सीकरण होने से रोकने के लिए निम्न में से किस गैस का उपयोग किया जाता है। खाद्य पदार्थ का जो ऑक्सीकरण हो उससे रोकने के लिए, खाद्य पदार्थ का जो ऑक्सीकरण, उसको ऑक्सीकरण से रोकने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है। पहला ऑप्शन है नाइट्रोजन,
खाद्य पदार्थ जैसे आप खाते हैं, जैसे चिप्स खाते हैं, कुरकुरे खाते हैं, जो भी ये पैकेट में जो पैक होती है वो चीज़ें खाते हैं, तो उसमें कौन सी गैस रहती है? तो उसमें गैस रहती है नाइट्रोजन। इसका मतलब जो विकृत गंधिता आप पढ़े होंगे, विकृत गंधिता पढ़े होंगे, ये क्या होता है? ये इसमें नाइट्रोजन गैस किसी खाद्य पदार्थ को क्या सड़ने से बचाने के लिए वो ऑक्सीडेशन होगा जो खराब हो जाएगा। जैसे चिप्स होता है, चिप्स क्या होता है? ऑयली होता है, फ्राई किया गया रहता है। अगर उसको खुले में से छोड़ देंगे देर तक, कई दिनों तक, तो वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करके वो क्या हो जाएगा? खराब हो जाएगा, अलग उसकी गंध देगा, खराब हो जाएगा बिल्कुल। तो इसलिए उसमें कौन सी गैस है भर दी जाती है? पैकेट में कौन सी गैस? नाइट्रोजन भर दी जाती है। इसका मतलब ये खाद्य पदार्थ को खराब होने से क्या करता है? बचाता है। ऑप्शन नंबर हमारा कौन सी हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए राइट। हाइड्रोजन बिल्कुल नहीं। ऑक्सीजन आएगा तो ये खराबी कर देगा। क्लोरीन बिल्कुल नहीं भर सकते। ठीक है, आई होप ये ऑप्शन आप समझ गए होंगे। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइकिल की सवारी करते समय निकलने वाली ऊर्जा निम्न में से किसका रूप नहीं होता है? साइकिल की आप सवारी कर रहे हैं, खूब चला रहे हैं साइकिल, तो इसमें से जो ऊर्जा निकलती है वह निम्न में से किसका रूप नहीं होती है? ध्यान से, किसका रूप नहीं होती है, नहीं पूछा है इसमें। पहला ऑप्शन है गतिज ऊर्जा का। गतिज ऊर्जा क्या होती है? हाफ mv²। इसका रूप है कि नहीं है बताइए? साइकिल आप चला रहे हैं, एनर्जी निकल रही है, तो ये आपका मास भी कुछ होगा, मास, और यहाँ पे वेलोसिटी भी होगा, मतलब द्रव्यमान भी होगा और वेग भी होगा। तो ये तो है भैया, ये कहा है कि कौन नहीं होगा? ऑप्शन हड़बड़ी में मार के चले जाते हैं, पहले ही मार देंगे भाई गति ऊर्जा, गति करेगा, गतिज ऊर्जा है इसमें, मार दिए नहीं मरा गए। ठीक है, आइए दूसरा ऑप्शन समझते हैं। रासायनिक ऊर्जा, ये रासायनिक ऊर्जा तो नहीं होगी, रासायनिक ऊर्जा बिल्कुल नहीं होगी, वहाँ किसी रसायन का उपयोग नहीं किया जा रहा है, इसलिए रासायनिक ऊर्जा नहीं होगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन ऑप्शन पे। ऊष्मीय ऊर्जा, गर्मी आ जाते हैं, साइकिल चलाते हैं तो खूब गर्मी आ जाते हैं, नहीं, इसलिए ऊष्मीय ऊर्जा तो इसमें होगी। यांत्रिक ऊर्जा, यंत्र द्वारा उत्पन्न ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा जिसमें स्थितिज और गति दोनों होती है ना, ये भी होगा। तो कौन सा इसमें नहीं होगा? ऑप्शन नंबर बी, केमिकल एनर्जी। ये रसायन द्वारा उत्पन्न होती है, जैसे सेल हो गया, रसायन द्वारा क्या हो गया? सेल हो गया। सेल से कौन सी निकलती है? सेल जो होता है रासायनिक ऊर्जा किसमें बदल देता है? विद्युत ऊर्जा में। रासायनिक ऊर्जा को कन्वर्ट कर देता है किसमें? विद्युत ऊर्जा में। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं ये ऑप्शन समझ में आ गया होगा। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है, व्यवस्थित वस्तुओं की वो प्रवृत्ति जो उसे स्थिर या समान गति से गतिमान रहने के लिए प्रवृत्ति करता है, क्या कहलाता है? पहला ऑप्शन है जड़त्व। जड़त्व को समझ लेते हैं। जड़त्व, इनर्शिया, जड़त्व क्या होता है? इनर्शिया होता है। ऑप्शन में आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। जड़त्व क्या होता है? यह अपनी स्थिति को बनाए रखने की प्रवृत्ति होती है। जैसे गतिमान है तो गति की अवस्था बनाए रखने की प्रवृत्ति रहेगी, स्थिर है तो वो स्थिर रहने की प्रवृत्ति बनाए रखेगी। इसको क्या बोलते हैं हम? ये जड़त्व, अपनी स्थिति को बनाए रखने की क्षमता होती है, अपनी स्थिति को बनाए रखने की, उसी स्थिति में बनाए रखने की क्या होती है? इसमें कैपेसिटी होती है। दूसरा ऑप्शन कह रहा है बल ऊर्जा संवेग। दूसरा कहता है बल, भैया बल लगेगा, बल F = क्या होता है? m/a। उसमें क्या हो जाएगा? वेग में परिवर्तन होगा, द्रव्यमान रहेगा। ये क्या होता है? बल का मात्रा क्या होता है? न्यूटन होता है। ठीक है, ये जड़त्व का जो नियम होता है, ये न्यूटन के गति विषय का पहला नियम भी होता है। ठीक है, चलिए दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि ऊर्जा है और संवेग है। ऊर्जा जो कार्य करने की जो क्षमता होती है वो क्या होती है? ऊर्जा, इसमें होगा नहीं। और ये संवेग है। संवेग क्या होता है? द्रव्यमान गुणे वेग, इसका मात्रक होता है किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, द्रव्यमान का मात्रक, संवेग का मतलब क्या होता है? किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड। ये क्या हो गया हमारा? ये संवेग। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही हो जाएगा? स्थिति को बनाए रखने के लिए कह रहा है, तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, क्या हो गया? जड़त्व, इनर्शिया। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है,
11वां प्रश्न रहेगा 4 मीटर प्रति सेकंड के वेग के साथ स्थानांतरित होने वाली 0.5 किलोग्राम वजनी गेंद की गतिज ऊर्जा। आपको गतिज ऊर्जा बतानी है, आपको पता है गतिज ऊर्जा क्या बतानी है? काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? हाफ mv²। कहता है कि अब इसका देखिए इसमें क्या क्या दिया है, 4 मीटर प्रति सेकंड के वेग से चल रहा है, तो उसका वेग दे दिया है कितना? 4 मीटर प्रति सेकंड। उसका मास दे दिया है 0.5 kg। कितना दिया? तो इसमें गतिज ऊर्जा बतानी है। देखिए गतिज ऊर्जा क्या होती है? हाफ mv²। यहीं पर रख दीजिए हाफ m की वैल्यू कितनी हो जाएगी? हाफ m की वैल्यू कितनी हो जाएगी? m की वैल्यू 0.5 और v² मतलब v 4 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर कितना हो जाता है? 16। कितना हो जाता है? हाफ 0.5 इंटू 16। देखिए 16 पचे 80, 16 पचे 80 होगा ना, 0.1 स्थान तक डिवाइडेड बाई कितना है? 2। कट गया कितनी बार में? 4। इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा? 4 जूल। इसकी गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी? 4 जूल। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है इसमें? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रोपेन का आणविक सूत्र है। प्रोपेन का आणविक सूत्र बताना है। क्या बताना है? प्रोपेन का आणविक सूत्र। आपको बताया कि ये एल्केन श्रेणी का है, CnH2n+2। ये एल्केन होता है। क्या होता है? एल्केन। आपको ये भी बताए थे पिछले वीडियो में बताया, मेथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट हेक्स हेप्ट ऑक्टेनॉन डेक। ये आपको 10 बताए थे, मूल होते हैं ये केमिस्ट्री में। और ये प्रोप बताना है। प्रोप आता है 3 नंबर पे। प्रोप कितने नंबर पे आता है? 3 नंबर पे। 3 यहाँ पे रख दीजिए n की जगह पे। n की जगह पे 3 रखेंगे तो क्या हो जाएगा? C3H। 3 दूनी का 6 और 2 कितना? 8। ये प्रोपेन का क्या हो गया? आणविक सूत्र C38। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि हीलियम को छोड़कर सभी नोबल गैसों में बाहरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? देखिए हीलियम को छोड़ के बताना है। ऑप्शन क्या क्या दिया है? 4, 8, 4, 10, 6 और 8। देखिए हीलियम को छोड़ के सभी नोबल गैस। नोबल गैस मतलब अक्रिय गैस। अक्रिय गैस किसे कहते हैं? जिसकी बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो? पूरी हो। कितनी हो? पूरी हो। बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो? उसमें पूरी हो। देखिए हीलियम हो गया, नियॉन हो गया, आर्गन हो गया। 3 पे ही समझ लेते हैं। देखिए हीलियम में 2 हो गया, इसमें ये आता है 10 नंबर पे और ये आता है 18 नंबर पे। 2 हीलियम हो गया, नियॉन हो गया, आर्गन हो गया। देखिए कितना होता है? 2 और कितना? 8। इसमें कितना होगा? 2, 8 और 8 2 10 और कितना बच गया? 8 18। देखिए ये मैक्सिमम कितनी हो रही है? पूरी होती जा रही है। ठीक है दोस्तों, बताइए इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। कितना? 8 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कितना होता है इसमें? 8 होंगी, यानी ये पूरी होती है। हीलियम के सिवा क्रिप्टॉन है, जेनॉन है, रेडॉन है, ये सब क्या होती है? बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है इसमें? कहते हैं अगले प्रश्न की ओर कि ओम के नियम के अनुसार यदि करंट I का मान बढ़ता है और विभवांतर स्थिर रहता है तो देखिए ओम का नियम क्या होता है? किसी चालक में, ये हमारा कोई चालक है, ये रेजिस्टेंस हो गया R और इसमें ये करंट क्या हो रही है? बह रही है। इसका वोल्टेज कितना होता है? V। तो वोल्टेज क्या होती है? V। अगर इसमें तापमान में परिवर्तन ना किया जाए तो इसमें बहने वाली जो धारा होती है, वोल्टेज की क्या होती है? समानुपाती होती है। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। जब इसको ये चिन्ह हटाते हैं तो यहाँ आ जाता है कांस्टेंट R। अब दो R इक्वल टू हो जाता है V/I। क्या होता है? R इक्वल टू V/I। R को क्या बोलते हैं? R जो होता है इसको रेजिस्टेंस बोला जाता है। क्या बोला जाता है? R को रेजिस्टेंस बोलते हैं। रेजिस्टेंस मतलब हिंदी में प्रतिरोध। इसका मात्रक हो जाता है
वोल्ट प्रति एम्पियर, वोल्ट प्रति एम्पियर, जिसे हम क्या कहते हैं, ओम कहते हैं। क्या कहते हैं, ओम। इसका सिंबल ये होता है, ये ओम का सिंबल होता है, ग्रीक भाषा होती है ओम। चलिए देखिए, तो कहता है कि वोल्टेज को कांस्टेंट रख दिया गया है, इसको फिक्स कर दिया गया, इसमें कोई चेंजिंग नहीं करनी है। अगर धारा का मान बढ़ा देते हैं तो रेजिस्टेंस का मान क्या हो जाएगा, जब धारा का मान जैसे ही बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस का मान क्या हो जाएगा, एकदम घट जाएगा। धारा बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस क्या होगा, घट जाएगा। ठीक है, देखिए ऑप्शन कहता है कि प्रतिरोध कम हो जाता है। हाँ, प्रतिरोध क्या हो जाएगा जी, कम हो जाएगा। प्रतिरोध क्या होगा, कम। जैसे करंट बढ़ाएंगे तो इसका मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए ही हमारा क्या हो गया, राइट आंसर। दूसरा ऑप्शन पढ़ लेते हैं, विभवांतर घट जाएगा। विभवांतर तो फिक्स है, प्रतिरोध अपरिवर्तित रहेगा, बिल्कुल नहीं, प्रतिरोध अपरिवर्तित नहीं रहेगा, प्रतिरोध बढ़ जाएगा। बढ़ेगा कब, जब रेजिस्टेंस का मान कम करेंगे, रेजिस्टेंस का मान कम करेंगे तब ये बढ़ जाएगा, जब इसको बढ़ा देंगे तो ये क्या हो जाएगा, घट जाएगा, इन्वर्सली है। ठीक है, आई होप ये प्रश्न आपको समझ में आए होंगे। वीडियो, आशा करते हैं कि वीडियो आपको अच्छी लगेगी। वीडियो अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।